नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपके साइंस टीचर डॉक्टर ज्योति शर्मा और अब आप सभी का स्वागत करती हूं फिर से अब मेरे चैनल पर। बच्चों, पर्यावरण जो होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो मुख्यतः पेड़ पौधों से, जंतुओं से और मनुष्य से मिलकर बनता है। कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य जो है वो इसके विभिन्न घटक हैं बच्चों। तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं हमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, उन्हें जंतु और मनुष्य ग्रहण करते हैं। जो भी वो खाद्य बना रहे हैं, जो भी वो ऑक्सीजन बना रहे हैं, उन्हें जो पशु होते हैं और जीव जंतु जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो ग्रहण करते हैं। और मनुष्य और जीव जंतुओं द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं और मनुष्य हैं, वो सभी एक दूसरे से अंतर्ग्रथित रहते हैं बच्चों, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हमें इन सभी का, किन किन का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का और मनुष्यों का, इन सभी का संरक्षण करना आवश्यक होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेसन है बच्चों, समझ ही गए होंगे आप किस पर आधारित है, इन्हीं सबके संरक्षण पर आधारित है। तो आइए चलते हैं हम पाठ 5 पर, जो कि हमारी विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 है और पाठ का नाम है हमारे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है कि वनोन्मूलन के कारण एवं प्रभाव बताइए। बच्चों, ये वाला जो प्रश्न है वो आपसे सिर्फ कारण के रूप में या सिर्फ प्रभाव के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो विस्तृत रूप से लिखने के लिए ये वाला प्रश्न आता है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनके अलावा भी अगर आपके अनुभव के आधार पर आपको कुछ याद आता है तो वो आप इस पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वनोन्मूलन का मतलब आप समझ गए होंगे, वनों को काटना। विभिन्न कारणों की वजह से जो वन काटे जा रहे हैं, उस काटने की जो क्रिया है उसे ही वनोन्मूलन कहते हैं। वनों का कम होना, उनका कटना। तो वनोन्मूलन के जो कारण है वो है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है बच्चों पृथ्वी पर, तो उस जनसंख्या को कृषि के लिए खाना भी खाना पड़ेगा, तो कृषि की करनी पड़ेगी और कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए वनों को काटा जा रहा है। फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, अधिकतर जो गांव के लोग हैं आज भी ईंधन के रूप में बच्चों लकड़ी का ही उपयोग कर रहे हैं। और इस कारण से वो कई बार सूखे पेड़ों को ही नहीं बल्कि जो हरे भरे पौधे होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, उन्हें भी वो अपने लकड़ी के लिए काट देते हैं। तो फर्नीचर और लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग की वजह से वनों को काटा जा रहा है। और दावानल व भीषण सूखा जैसे प्राकृतिक कारण भी वनों को नष्ट कर देते हैं बच्चों। दावानल का मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जंगल में लगने वाली आग, ठीक है बच्चों। अब ये सारे कारण के बाद में जो वन होते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो वनों के कम होने का पृथ्वी पर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों? तो प्रभाव पड़ रहा है कि पृथ्वी के तापमान में एवं प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है बच्चों। बढ़ोतरी कैसे हो रही है कि जो सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वास के माध्यम से छोड़ी जा रही है, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे उपयोग करने के लिए पौधे तो कम होते जा रहे हैं, जबकि जीव जंतुओं की, मनुष्यों की संख्या तो बढ़ रही है। तो इस वजह से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उससे हमारे जो प्रदूषण है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण ही बच्चों पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, विश्व उष्णन भी कहा जाता है बच्चों, याद है ना आपको। तो पृथ्वी का ताप एवं प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा जो प्रभाव पड़ रहा है कि वायुमंडल में CO2 के स्तर में, CO2 का मतलब समझ ही गए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है। भूमि जल का स्तर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा जो बारिश होती है उसको, पानी को सोखते हैं और भूमजल के स्तर में वृद्धि करते हैं। तो जब वो पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश होगी तो जल का अवशोषण कौन करेगा, कौन जल को भूमि में पहुंचाने का काम करेगा। तो इस वजह से जो भूमि जल स्तर हो रहा है वो भी कम हो रहा है। वर्षा में कमी आ रही है, जहां पर पौधे ज्यादा होते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है तो बारिश भी ज्यादा होती है। एक जो वर्षा चक्र है, एक जो जल चक्र है प्रकृति में, वो चलता रहता है। तो जब आप वृक्षों को काट देंगे तो जल चक्र किस तरह से पूरा होगा बच्चों? तो इस वजह से वर्षा और भूमि की उर्वरता, भूमि भी जो है वो उर्वर पौधों की वजह से रहती है, उनकी पत्तियां जो है वो गिरती रहती हैं, जीवाणुओं में वृद्धि करती रहती हैं और भूमि का जो ह्यूमस है वो बढ़ता रहता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भूमि को उर्वर बनाने का काम भी करते हैं। तो दोनों ही चीजों में यहाँ पर कमी आ रही है। और वन्य जीव जंतु जो कि उन वनों में रह
तो जब वन ही नहीं रहेंगे तो वो अपना घर कहाँ पर बनाएंगे। तो जब वो अपना घर नहीं बना सकते तो धीरे धीरे करके वो भी मृत हो जाएंगे। तो वन्य जीव जंतुओं की विविधता में भी कमी आ रही है। तो इस तरह से ये कुछ कारण और प्रभाव दोनों थे बच्चों, जो कि वनोन्मूलन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। मरुस्थल का मतलब आप जानते हैं बच्चों कि जहां पर कोई उर्वर भूमि न हो, रेत ही रह तो, कोई पौधे वहां पर उग नहीं सकते हो, तापमान बहुत ज्यादा हो, वर्षा बहुत कम होती हो वहां पर, तो ऐसे स्थान को मरुस्थल कहा जाता है। तो बच्चों, तो वनोन्मूलन के कारण मृदा की उर्वरता में कमी आती जा रही है, जिससे धीरे धीरे जो उर्वर भूमि है वो मरुस्थल बनती जा रही है, और इसी क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध जीवों की जो प्रजातियां हैं और उनका आपस में जो संबंध है और उनका पर्यावरण के साथ में जो संबंध है वो जैव विविधता कहलाता है, यानी कि विभिन्न प्रजातियों के बीच में जो संबंध है वो। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो बच्चों, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक आहार तंत्र, एक खाद्य जाल प्रकृति में हमारे पर्यावरण में बना रहता है, जिससे एक घटक दूसरे घटक को खाता है। अगर विविधता बनी रहेगी तो पर्यावरण में जो संतुलन है खाद्य जालों का, वो संतुलन चलता रहेगा, वो संतुलन बना रहेगा। और विपरीत परिस्थितियां जब आ जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, तब वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जिनमें उस प्रतिकूल वातावरण से लड़ने की क्षमता होती है। तो इस वजह से बच्चों, जैव विविधता जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और इसका संरक्षण करना, इसको बचाना जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज किसे कहते हैं। स्पीशीज के बदले हम प्रजाति भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रजाति शब्द, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को, स्पीशीज को विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां कहते हैं बच्चों। और ये जो प्रजातियां होती हैं जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की, किसी की भी हो सकती हैं, ये जो प्रजातियां होती हैं उस विशेष क्षेत्र के अलावा ये कहीं और प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। कुछ उदाहरण है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के। सफेद भालू, ये आपको सिर्फ ध्रुवों पर ही दिखाई देंगे। कंगारू, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही दिखाई देता है। पेंगुइन्स, ये सिर्फ आपको अंटार्कटिका में ही दिखाई देते हैं। और सफेद चूहे, ये आपको सिर्फ बीकानेर में ही दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है बच्चों, संकटापन्न जंतु किसे कहा जाता है। तो बच्चों, वे जंतु जो आज संकट की स्थिति में है, जिनकी जो संख्या है वो पहले काफी ज्यादा थी, पर मानवीय गतिविधियों के कारण, उनके शिकार के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। और यदि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो जल्दी ही विलुप्त की श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि जल्दी ही वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी जो जंतु हैं उन्हें संकटापन्न जंतु कहा जाता है। गोडावण पक्षी, जो कि हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसी तरह से बाघ, जो कि राष्ट्रीय पशु है। ऊंट, जिसे राज्य पशु घोषित किया गया है। गोरैया पक्षी और मोर, जो कि राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये सारे के सारे जो जीव हैं बच्चों, वो संकटापन्न जंतु की श्रेणी में माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विलुप्त स्पीशीज से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो पहले तो काफी संख्या में पाई जाती थी, पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी संख्या में निरंतर कमी होती गई, और आज वे बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, बिल्कुल विलुप्त हो गई है, गायब हो गई है पृथ्वी से। तो ऐसी जो स्पीशीज हैं वो विलुप्त स्पीशीज के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि आपने अपनी बुक में चित्र देखा होगा, और या फिर आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, डायनासोर और डोडो पक्षी। डोडो पक्षी का चित्र बच्चों कई बार माचिस से भी आती है, डोडो पक्षी के कवर वाली। तो इस तरह से और भी कई जातियां हैं जो विलुप्त स्पीशीज की श्रेणी में रखी जाती हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना क्या है। तो बच्चों, बाघों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने 1973 में ये योजना प्रारंभ की थी, जिसके तहत बाघों के संरक्षण के उपाय अपनाए गए। साथ में ही कई सारे कानून इनको शिकार करने वाले लोगों के लिए बनाए गए, इसे दंडनीय अपराध माना गया। तो ये जो परियोजना चलाई गई बच्चों, ये ही
प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, आपको पता है आज भी जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी, वो बाघों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर टाइगर मंगाए गए थे, पता होना चाहिए बच्चों आपको, कई बार, बहुत बार ये टीवी पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं? बच्चों ये क्वेश्चन यूं भी आ जाता है कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। तो कुछ जो पक्षी होते हैं बच्चों, उनके क्षेत्र में जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, काफी सारा बर्फ से पूरा जो उनका क्षेत्र है वो ढक जाता है, तो वो पक्षी जो है वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी भोजन प्राप्ति के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यात्रा करके, हजारों मीलों की यात्रा करके ये दूसरे देशों में चले जाते हैं जहाँ की जलवायु इनके अनुकूल होती है। वहां पर ये रहते हैं, आराम से भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। और जब 2-5 महीने रहकर जब इनके यहाँ पर मौसम अनुकूल हो जाता है, वो बर्फ पिघल जाती है, तब ये वापस से उड़कर अपने देशों में आ जाते हैं। तो ऐसे पक्षी जो होते हैं वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। प्रवासी पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं बच्चों, साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो और गेटबाग। ठीक है, और प्रवास, अगर सिंपल प्रवास की हम बात करें तो कुछ समय के लिए कहीं दूसरे देश में जाना, किसी दूसरी जगह पर जाना, ये प्रवास कहलाता है। अगला जो प्रश्न है वो है रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो बच्चों ये भारत सरकार की वो पुस्तक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों के बारे में उनका नाम लिखा जाता है, संकटापन्न प्रजातियों को लिखा जाता है। तो जीव जंतुओं के लिए और पौधों के लिए ये जो पुस्तक होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जात व प्राणी जात को परिभाषित करो। तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं वो प्राणी जात कहलाते हैं बच्चों, और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो वनस्पति जात कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं? तो बच्चों सरकार ने इन वन्य जीवों और पौधों के संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्र बनाए हैं। इन्हें हमने 3 भागों में बांटा है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इन सभी जगह बच्चों कृषि करना, चरागाह यानी कि जानवरों को चराना, वृक्षों की कटाई करना, शिकार करना, जो कि मांस प्राप्त करने के लिए, मांस खाने के लिए शिकार करना, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार करना। तो खाल प्राप्त करने के लिए जो शिकार किया जाता है बच्चों, उसे पोचिंग कहा जाता है, निषिद्ध होता है यानी कि मना होता है। और इन क्षेत्रों की संरक्षण व सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विभिन्न नियम, विधियां और नीतियां जो है वो बनाई जाती हैं। जो इनका पालन नहीं करते वो दंडनीय अपराध होता है, उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है या उन्हें जेल भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगला जो होता है वो चिड़ियाघर व अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो बच्चों चिड़ियाघर आपने देखा होगा, कोटा में भी, हमारे यहाँ पर भी एक चिड़ियाघर है। यहाँ पर जो जंतु होते हैं उन्हें पिंजरे में या एक निश्चित छोटा सा जो क्षेत्र है उनका एरिया बना दिया जाता है, उनमें ही वो रहते हैं और हम लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। हम उन्हें देखना चाहें तो टिकट लगता है, हम वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और उन्हीं के द्वारा, यानी कि वो प्राकृतिक वातावरण में नहीं रहते, उनके लिए जो भोजन है जो भी वो खाते हैं तो वो वन कर्मियों के द्वारा, जो वहां पर गार्ड्स लगे होते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हें वो भोजन भी डाला जाता है। तो क्या अंतर हो गया कि चिड़ियाघर में जंतु कृत्रिम आवास में छोटे क्षेत्र में रहते हैं तथा ये लोगों द्वारा देखने के लिए उपलब्ध रहते हैं। पूर्ण रूप से, प्राकृतिक रूप से ये अपनी गतिविधियां नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते, स्वतंत्र रूप से अपना भोजन, प्रजनन, शिकार करना, ये जो गतिविधियां हैं वो नहीं कर सकते चिड़ियाघर के अंदर वो। जबकि अभ्यारण्य में वो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हैं, जहां इन्हें मनुष्य की कोई भी गतिविधि जो होती है वो परेशान नहीं करती और ये अपने घूमने, भोजन, प्रजनन सभी क्रियाओं के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? तो पता है बच्चों आपको कि भाई 1 टन कागज बनाने के लिए 17 जो पूर्ण रूपेण वृक्ष होते हैं, बड़े सारे पल्लवित जो वृक्ष होते हैं उन्हें काटा जाता है बच्चों कागज बनाने के लिए। तो और हम तो वनों को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ऐसी क्रियाएं हमारी होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए कि हम जो है वो कागज की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके लिए है कि अगर आप रफ कार्य कर रहे हैं तो आप वो पेंसिल से कीजिए, तो पेंसिल से मिटा करके रबर से और दोबारा से उस पर कार्य किया जा सकता है। दूसरा है किसी पेज
पर अगर आपने 2-4 लाइनें ही लिखी हैं तो फिर नेक्स्ट जो आपको पार्ट है वो अगले पार्ट से, अगले पेज से शुरू मत कीजिए, बल्कि वहीं पर 2-4 लाइनें छोड़ दीजिए, क्योंकि मैम उस पर साइन भी करेंगी, कुछ आपकी गलती होगी तो वो भी बताएंगी। तो 2-5 लाइन छोड़ने के बाद में अगला जो लेसन है वो आप उसके नीचे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर दोनों तरफ से वो पेज काम में आ गया है, छोटी छोटी बातों पे कुछ गलत हो गया तो पेज फाड़ दिया, बहुत सारे पेज आपकी क्लासों में ऐसे ही 1-2 लाइन लिखे हुए, कटे हुए और यूं ही पड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। वो पेज हम वहीं पर लगे रहने दें और किसी और कार्य में काम में ले लें। अगर आगे पीछे दोनों तरफ से वो पेज भर गया है, वो कॉपी भर गई है, तो अगर हमारे घर में वो काम आ सकता हो किसी और कार्य में तो हम उसका यूज करें, और अगर नहीं आ सकता तो हम उसको जो रद्दी वाला आता है उसे बेच दें, ताकि वो पूरी रद्दी को, पूरे कागजों को बड़े उद्योगों में बेच देगा और वहां पर कागज का पुनः चक्रण कर लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमें कागज की बचत करनी चाहिए, और इसके लिए हम उसका क्या कर सकते हैं, कम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस हो गया बच्चों, पुनः उपयोग कर सकते हैं, रीयूज हो गया, वह पुनः चक्रण उसका कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो 3 R बच्चों यहाँ पर काम आ रहे हैं, 3 R आपसे पूछे जाते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ठीक है बच्चों, तो इनका उपयोग करके हम कागज की बचत कर सकते हैं। फिर है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो बच्चों राजस्थान जो कि हमारा राज्य है आप जानते ही हैं, तो हमारे राज्य में 4 जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये अभी बना है, दर्रा में है और कोटा के समीप है, कोटा में ही आता है दर्रा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है। बच्चों पता है कई बार पेपर बनाने वाले क्या चालाकियां कर देते हैं, आपसे न पूछ करके, ये नाम न पूछ करके, और कह देते हैं कि एक मैप दे करके कि इनको राष्ट्रीय उद्यानों को इसमें आप चिन्हांकित कीजिए, चिन्हित कीजिए। तो बच्चों क्या करना है आपको, ये सारे नाम आप जानते हैं और ये कहाँ पर हैं वो भी आप जानते हैं। तो राजस्थान के मैप में आप कोटा को, जैसलमेर को, भरतपुर को और सवाई माधोपुर को शो कर दीजिए, और वहीं पर शो आपने वहां पर कर दिया, और वहीं पर कोष्ठक में आप इन उद्यानों के नाम लिख दीजिए, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम भी कुछ ट्रिक्स के द्वारा पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों ये था हमारा पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और बिना किसी टेंशन के, पानी पीते हुए और आराम करते हुए। अभी टाइम है थोड़ा सा एग्जाम्स में, तो ज्यादा टेंशन न लें, ज्यादा दबाव न लें, और आराम से लेसन को एक 2 लेसन को रोज रिवाइज करेंगे तो जल्दी ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, नमस्ते।